ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे श्वेता के साथ। श्वेता ने कहा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है शिक्षा भी। रश्मि जी, मैं आपके पास वापस लौटकर इसलिए आ रहा हूँ कि श्वेता ने एक बहुत बड़ा विषय यहाँ पर उठाया, लेकिन साथ में एक विषय है जिम्मेदारी तय करने का। आखिर घटनाएं भी हो रही हैं, आपको क्या लगता है जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? देखिए, इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना या किसी एक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुलिस, पेरेंट्स, टीचर्स, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनलुकर्स भी, जो दर्शक हैं, जो आसपास उस वक्त मौजूद हैं, ये सभी उतने ही जिम्मेदार हैं इन सभी चीज़ों के लिए। इसलिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार, और किसी घटना में लड़की स्वयं जिम्मेदार हो सकती है, किसी दूसरी घटना में लड़का जिम्मेदार हो सकता है, किसी में पुलिस, कहीं दर्शक। कई बार ऐसा सुनने में, देखने में आता है कि ऐसी एक घटना हुई जहां पर हजारों लोग मौजूद थे और किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की आगे बढ़ के उस लड़की को बचाने की। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मानसिकता की है। और जहाँ तक सभ्यता का सवाल है, वो भी एक रिलेटिव टर्म है। जो आज सभ्य है वो कल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में असभ्य हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब ये इस चीज़ की जागरूकता बढ़ेगी, जब एक बार ये तय होगा कि ये गलत है, पहले तो ये तय करें कि ये लड़कियों के साथ ये व्यवहार गलत है। जिस दिन ये तय हो जाएगा कि ये व्यवहार लड़कियों के साथ गलत है, मानसिकता में बदलाव आएगा, लोगों की में, समाज की में, पुलिस की में भी, माता पिता की में भी। और जब ये मानसिकता में बदलाव आएगा तभी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। चलिए, आपके बाद मैं एक बार वापस रोमा जी आपके पास आता हूँ। रोमा जी, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, कभी भी जब रोडों पर निकलते होंगे, इस तरह की घटनाओं से दो चार होना पड़ता होगा, क्या मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबसे पहले किसको जाकर आखिर ये बात बताएं? सबसे पहले आप, जो आपको छेड़ रहा है उसको आप ऐसा जवाब दीजिए कि आगे किसी लड़की को छेड़े नहीं। सबसे पहली बात ये आती है। दूसरी बात, अगर वो छेड़ रहा है तो आप आगे जाके कंप्लेन करिए। और यहाँ पे कई लोग, मैंने सुना है कि मतलब पुलिस वाले सुनते नहीं है महिला। आप महिला होकर अगर आप जाएंगे पुलिस थाने में तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? मतलब मेरा मानना यही है कि महिलाओं की बात ज़्यादा सुनी जाती है। अपने अपने मन की मजबूती कहीं ना कहीं करनी होगी। जयश्री जी, अपने मन की मजबूरी हम कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मान लेती हैं और घटनाओं को दिन। देखिए, महिलाएं कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानती है, ये पक्का है। लेकिन मानसिकता के साथ-साथ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानसिकता अच्छी है और मजबूत है महिला, और मजबूत महिला के सामने अगर 10 जने आके खड़े हो जाएँगे, तो वो अकेली महिला कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए सुरक्षा होनी ज़रूरी है। और पुलिस थाने में, अभी-अभी पुलिस थाने से ही आ रही हूँ, अभी डकैती हुई थी, उसका घेराव करके आए हैं हम लोग। और क्या सुरक्षा है, पुलिस वाले ने हमें अंदर तक हमारी कंप्लेंट करने के लिए घुसने नहीं दिया। पुलिस कुछ भी नहीं करती है वहाँ पे, चाहे महिला हो पुलिस हो, चाहे पुरुष पुलिस हो, क्योंकि सरकार के ऊपर इसका असर होता है। जैसे सरकार, शायद आप लोगों को लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं, जिसका एक शब्द मदद होना चाहिए था, वो आज तक अपने आप को उस बिल्कुल नहीं है। परिवेश में नहीं डाल पाई है। पीछे हम चलते हैं, कुछ कहना चाह रही थी, इनके पास चलते हैं, इनके पास सवाल भी हो सकते हैं, बात भी हो सकती है जी। मेरा नाम चंचल गुप्ता है और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर लड़की अपने आप में बोल्ड हो ना, तो वह 1000 लड़कों के सामने बीच में से निकल सकती है, बट एक लड़का 1000 गर्ल्स में से नहीं निकल सकता। बताओ क्यों? चलिए, हम आपसे ही जवाब मांगते हैं। क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस? बिकॉज लड़के में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बस वो छेड़ के कुछ बोल ही सकता है। बट अगर लड़की को जवाब देना आना चाहिए, वो अगर जवाब देना जानती है तो वो लड़का कुछ भी नहीं कहेगा पलट के, उल्टा सॉरी बोल के और जाएगा। चलिए, बहुत सारी इधर से कुछ। हाँ, मेरा नाम अंकिता धाकड़ है और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर लड़की बोल्डनेस भी दिखाती है तो कल को क्या मतलब वो है कि अगर हम अकेले रोड पर निकले और वही लड़का हमें दो चार लड़कों के साथ घेर ले, तो फिर हमारी सुरक्षा। वहाँ तो आपने बोल्डनेस दिखा दी और कल को जाके वो आपको छेड़ ले और या फिर कुछ उल्टा सीधा कर दे, तब क्या कर सकते हैं हम? ये एक बड़ा विषय इन्होंने उठाया, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं बहुत मर्तबा सामने आई हैं। कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद हम इन बातों के जवाब भी हम लोग लेंगे, फिर आप लोगों के पास भी आएंगे जी। मैं अमिता शर्मा बोल रही हूँ कि जब इस प्रकार की जो घटना है, जैसे लड़कियों को छेड़खानी करें, तो लड़कियां खुद ही एक दूसरे का साथ भी तो दे सकती हैं। जिस प्रकार से लड़के झुंड में होकर या किसी पर 3-4 जने मिलकर एक साथ किसी लड़की को छेड़ते हैं, उसी प्रकार से लड़कियां भी होती हैं। वो एक दूसरे का साथ देके उसको उसी समय उसकी वो एक दूसरे उनकी खिंचाई कर दें, तो वो दोबारा इस प्रकार को स्टेप नहीं उठा सकते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं मोहन जी, आपके पास इसलिए आ रहा हूं मैं
क्योंकि बहुत मैं आपको इस संदर्भ में एक मेरे साथ वो हादसा बता रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 3-4 गर्ल्स, दे वर क्वाइट मोर। दोज डेज दे वर कमिंग फ्रॉम सम इंग्लिश स्कूल। मैं कॉलेज से जा रहा था, अंडा जो आई वाज ऑल्सो हैविंग गुड पर्सनालिटी, बट नॉट दैट मच ऑफ बोल्डनेस व्हिच द दुर्गा वाज टेलिंग। इतना बोल्ड में नहीं था। आई कुड नॉट फील दैट। आई टेल यू दिस द फैक्ट। ऐसा है कि लड़कियां अगर ग्रुप में हैं तो दे कैन आल्सो असॉल्ट ए बॉय। इफ द बॉयज आर इन ग्रुप देन दे कैन असॉल्ट द लेडी। बट द क्रिमिनल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग इज दैट कि ऐसे लड़के जो क्रिमिनल माइंड हैं, वो कोई कि उनका न संस्कार होता है, न छेड़ाछाड़ी होती है, न कोई नेचुरल सी जो इंस्टिंक्ट है, नेचुरल सी डिजायर है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो नहीं है उनमें। वो तो अपराधी हैं और अपराधी के साथ अपराधी की तरह से डील करना चाहिए, और उसके लिए बोर्ड होना ही एक सोल्यूशन है। मोहन जी, पुलिस भी मोहन जी, हेल्प के लिए नहीं आ सकती। मोहन जी आपके पास लौटूंगा। निशा जी, एक जो उन्होंने सवाल यहाँ पर उठाया था, बहुत बड़ा सवाल है कि दो चीज़ें हैं जिसका जवाब एक बार मैं मनस्वी जी के पास आऊँगा, लूँगा, कि शायद ग्रुप में मानसिकताएं ज़्यादा हावी हो जाती हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो, छेड़छाड़ की घटनाएं हो। लेकिन आपसे मैं जवाब चाहूँगा, जो उन्होंने कहा बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी आती हैं जब प्रतिकार किया तो उस प्रतिकार के बाद में कहीं ना कहीं लड़की को झेलना पड़ा। बिल्कुल, हमारे पास वो सब घटनाएं आई हैं जहाँ पे बेटियों पे तेजाब भी डाला गया है, उनकी पिटाई भी हुई है, उनके साथ वापस गैंग रेप हुआ है। वो कहीं ना कहीं उनको दबंगता दिखाना भारी पड़ा है। तो वो एक सुझाव जो आ रहा है कि कहीं ना कहीं बेटियां जो हैं वो अकेले नहीं चलें। ये अक्सर हम लोग भी सलाह देते हैं कि झुंड में जाएं या 2-3 लड़कियां एक साथ जाएं, और थोड़ा एक प्रेशर बिल्ड उससे होता है। लेकिन वो अपनी जगह पे, जहाँ तक सरकार की जिम्मेदारी है, एक सवाल उठा था राज्य महिला आयोग। महिला आयोग 3 साल बाद गठन हुआ है, 3 साल तक खाली पड़ा रहा, तो महिलाएं और बेटियां कहाँ पे जाएं? बिल्कुल बिल्कुल आप आ गए हैं आरोप पे, बहुत बढ़िया। चलिए, अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खुले हैं, तो उन 33 जिलों के अंदर कोई भी बहन बेटी किसी भी तरह का अत्याचार उत्पीड़न हो, कहीं पे भी हो, तो उनके हेल्प नंबर भी हैं, उस पे बात कर सकती हैं। और एक स्टेट लेवल के वीमेन हेल्पलाइन की जो हम हमेशा रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं, वो अगर होगा तो कोई भी बेटी कहीं भी तकलीफ में है तो वो उस सुझाव में आपके पास आऊँगा। निशा जी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, मैं इसको सुझाव में लूँगा। लेकिन मनस्वी जी, क्योंकि निशा जी बिल्कुल बेबाक होकर निशा जी ने अपनी बात रखी, आखिर एक कोई सवाल उठे और निशा जी उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए निशा जी बिल्कुल, मैं चाह रहा था जो उन्होंने विषय उठाया। लेकिन मनसू जी आपके पास आऊँगा। जो एक बड़ी बात यहाँ पर उठाई कि ग्रुप में मानसिकता ज़्यादा हावी होती है, और दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि छेड़छाड़ के अब तरीके भी बदल गए हैं। अब शायद हो सकता है ग्रुप में बाहर निकलते कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ नहीं हो, लेकिन एसएमएस से छेड़छाड़ होती है, इंटरनेट पे छेड़छाड़ होती है, तरीके बहुत बदल गए हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित लड़की घर पर भी हो सकती है, वो सामने हो या ना हो लड़का, तब भी ये तरीके बदले हैं। काउंसलिंग आपके पास बहुत मर्तबा ऐसे मामले भी आते होंगे। बिल्कुल, हमारे पास कई बार इस प्रकार के पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेकर के आते हैं कि एकदम से अचानक इसकी लड़की की परफॉर्मेंस स्कूल में गिर गई है, कॉलेज में गिर गई है, अभी जाने में उदासीनता महसूस करती है, जाना नहीं चाह रहे हैं कॉलेज। और जब हम उनके डीप स्टडी करते हैं, जब उनसे डिटेल में बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि कहीं ना कोई इस प्रकार का हादसा हुआ है जिसने उनको फिर अंदर संकुचित कर दिया है, और वो अब कतराने लगे हैं अपने कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में। बेशक इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। एक बात इसमें जहाँ तक मानसिकता के बारे में आ रही है, मानसिकता जिसे हम कहते हैं मॉब मेंटेलिटी, ग्रुप में एक बिहेवियर जो होता है जहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा वैसे भी स्वच्छंद व्यवहार करता है, यह नेचुरली अपने आप आता है। लेकिन जो अभी अभी पारिक साहब ने एक बात कही है, आपराधिक मनोवृत्ति, वह इसमें मूल रूप से देखी जाती है। छेड़छाड़ करने वाले अधिकतर लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई पर्सनैलिटी सीधे तौर पर ये मानसिक विकृति है, मानसिक बीमारी है। डॉक्टर साहब, और मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर हो सकते हैं। सीधे चलते हैं, पीछे से कुछ कहना चाह रही थी जी। नमस्कार, मैं तनया गडकरी, एमजेएमसी फाइनल ईयर से। ये ईव टीजिंग जो है, हमें लड़कियों को प्रताड़ित करने की मानसिकता, ये कहाँ से आई? ये सीधे असांस्कृतिकता है, असभ्यता है। तो हमें ये सोचना चाहिए जिम्मेदारी किसकी है। सीधी बात है, आज जो एक लड़की ईव टीजिंग का शिकार हो रही है,
वो क्यों नहीं अपनी बेटी को, तो आगे चल के जब माँ बनेगी अपनी बेटी को तो सिखाएगी बेटा ऐसे रहना, संभल के रहना। क्यों नहीं वो अपने बेटे को सिखाती कि बेटा कोई लड़की जाए तो उससे सलीके से पेश आना, उससे तरीके से बात करना, उसको छेड़ना मत। तो ये हमारी सामाजिक जो बुराइयां आ चुकी है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की है। एक सुरक्षित समाज बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और दूसरी बात ये मुझे कि लगता है जो मजबूत हो उसको कोई कभी भी नहीं तंग कर सकता। शुरुआत कहीं ना कहीं घर परिवार से होनी चाहिए। मैं सुझाव पर आपके पास आता, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि अब पीछे से और भी कोई इधर से हाथ उठ रहा था। बिल्कुल। मेरा नाम तान्या सारस्वत है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर की हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सबसे पहला सवाल हमारे कपड़ों को लेकर आता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ शहरों में लड़कियों को जीन्स या कुछ और कपड़े पहनने से ही उनके खिलाफ ये जो भी प्रताड़ना होती है, क्या गाँवों में नहीं होती? कि वो, या जो लड़की साड़ी पहन के जा रही है या जो लड़की सूट पहन के जा रही है, क्या उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता? होता है। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि ये बात हमारे कपड़ों पे ही क्यों आई है? सवाल कपड़ों पर क्यों उठता है, सवाल मानसिकता पर क्यों नहीं उठता? इन्होंने एक सवाल उठाया है। मोहन जी, आपने जो बात कही थी वो बात कहीं ना कहीं उन्होंने उठाई है। इस बात के साथ रश्मि जी आपके पास आऊँगा। स्कूल और कॉलेजों में बहुत समय ये भी मांग उठती है ड्रेस कोडों की और जीन्सों पर प्रतिबंध की। बहुत सारे कभी कभी कहीं ना कहीं किन्हीं कैंपसों से ये बात निकल कर आती है कि कॉलेज में आखिर जब ड्रेस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता तो फिर इस तरह की हम मानसिकता क्यों बनाते हैं कभी कभी? ड्रेस कोड देखिए, डिसिप्लिन के लिए जहाँ तक ज़रूरी है वो एक बिल्कुल अलग सवाल है कि स्कूल में कॉलेज में कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन ड्रेस कोड इसलिए हो कि लड़कियों को ये पहनने से रोका जाए। ड्रेस कोड कभी किसी बॉयज़ कॉलेज में हुआ है या कभी ड्रेस कोड इस तरह का बना है कि लड़के सिर्फ यही वस्त्र पहन के जाएंगे? तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है? अगर ड्रेस कोड हो, ड्रेस कोड होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सभी इंस्टीट्यूशन में सभी के लिए हो, लड़कों के लिए भी हो, लड़कियों के लिए भी हो। तो वो अगर इस तरह का है डिसिप्लिन करने के लिए या आप एक संस्था का डेकोरम बनाए रखने के लिए कोई ड्रेस निर्धारित करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग इशू है। पर जेंडर बेसिस पे ये तय करना कि कौन क्या पहनेगा, ये बहुत गलत है। और मेरे को लगता है कि ये सारा ही इशू इसको जेंडर बायस्ड है और इस जेंडर बायस को ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है। आप ये माने कि ये सब नौजवान लोग हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, और ये सबको एक सी शिक्षा दी जानी चाहिए और सबको एक ही तरह से रोका जाना चाहिए। सबको रोकना एक ही तरह से चाहिए। कहीं भी एक तरह से आप प्रतिबंध लगाकर सीधे तौर पर किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। समझदारी भी यहाँ पर उनको सिखानी पड़ेगी। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।